हेलो दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला डीजेबी का क्लास जो सीए इंटर का चल रहा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 के साथ। इस क्लास को करने के लिए आपको हमारा सीए इंटर कॉस्टिंग दिव्य जड़ी बूटी बुक लेना पड़ेगा, जिसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को तो हम लोग बुक दे ही रहे हैं। तीसरा, अगर अभी आपके पास एट दिस मोमेंट बुक नहीं है तो सिंस ये वाली सेशंस मैं इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही रेफ़र करके करा रहा हूँ, तो आप इंस्टीट्यूट मटेरियल खोल लीजिए। हमारी जो डीजेबी बुक है उसमें आपका आईसीआई मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर सब कुछ कवर्ड है। ठीक है। एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स whose selling price is ₹40 per unit and variable cost is 16 per unit. तो इससे क्या पता चल रहा है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 24. If the fixed costs for this year are ₹4,80,000 and the annual sales are at 60% of margin of safety, calculate the rate of return on net sales assuming an income tax level of 40%. क्या पूछा? If the fixed costs for the year are 480, फिक्स कॉस्ट बता दिया है। एनुअल सेल्स आर एट 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो एनुअल सेल्स आर एट, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? एनुअल सेल्स आर एट 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट सेल्स अज्यूमिंग एन इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%। तो नेट रिटर्न मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बार आप सोचिए क्या करना है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक दिमाग कैसे खुलेगा? सोचो सोचो सोचो। ये जो एनुअल सेल्स आर एट 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब है एमओएस परसेंटेज। थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि एनुअल सेल्स एमओएस का 60%, ऐसा नहीं है। एमओएस परसेंटेज 60% ऑफ एनुअल सेल्स। तो इसका जुगलबंदी है ब्रेक इवन के साथ, तो ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा आपका 40%। तो फिक्स कॉस्ट मालूम है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम है, तो इससे ब्रेक इवन आ जाएगा जो होगा 480/24। ये आ रहा है 20,000 यूनिट्स। कितना आ रहा है? 20,000 यूनिट आ रहा है। तो 20,000 यूनिट का 40% से अगर आप वर्किंग करेंगे सो देयरफॉर यू कैन से कि 40% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 20,000। सेल्स इज इक्वल टू 50,000। ठीक है। तो अगर आपको सेल्स पता चल गया, ये आपका मान लीजिए नोट 1 हो जाएगा, ये नोट 2 हो जाएगा। नोट 2 आप इसको बना दीजिए, नोट 3 इसको बना दीजिए। कि ब्रेक इवन तो मांगा नहीं है ना। सेल्स पता चल गया तो अपने को तो रेट ऑफ नेट रिटर्न निकालना है। सो अब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। 50,000 का कंट्रीब्यूशन होगा इंटू 24 करके 12 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट 480, तो प्रॉफिट 720, टैक्स 40% के हिसाब से। 720 का 40% कितना होता है? 288। पैट नेट रिटर्न जिसको अपने बोल रहे हैं वो आ रहा है 432।
उसको परसेंट ऑन सेल्स बनाने बोल रहा है, तो सेल्स वैल्यू क्या होगा, 50,000 का 40 रुपये करके 20 लाख, 50,000 का 40 रुपये करके 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख करने से आ रहा है 21.6%। नेट रिटर्न ऑन सेल्स 21.6%। है ना। लैंग्वेज थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ठीक से पुटअप नहीं किया। एनुअल सेल्स आर एट 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब ये मत सोचना सेल्स इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60%, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का हिस्सा है, ठीक है, बेटा बाप से है, बाप बेटा से नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का बेटा है। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज़ प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई हुज सेलिंग प्राइस वुड बी 50 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 10, total fixed cost is 666,600, sales mix values of x is to y is 7 is to 3. So determine at what level of sales next year would MK Limited break even. Give separately for both x and y the break even sales in rupees and quantity. तो break even बताना है आपको, तो ये तो हो जाना चाहिए। आपके पास अभी दो प्रोडक्ट आ गया, एक पहला x है, दूसरा y है। उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट x का 24 है, y में 40 आ रहा है, 50 माइनस 10 करके। अब आपको सेल्स मिक्स का वैल्यूज़ दिया हुआ है, सेल्स मिक्स वैल्यूज़ ऑफ एक्स इज टू वाई इज़ 7 इज टू 3। अब ये वैल्यूज़ मतलब ऐसा लगता है कि सेल्स वैल्यू का है कि सेल्स क्वांटिटी का है। जनरली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब दिया होता है तो सेल्स मिक्स को क्वांटिटी का मिक्स समझना चाहिए। तो अगर हम यूनिट सोल्ड को 7x 3x मान लें तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा, 24 इंटू 7x करके 168x, और ये है 120x, ये है 288x। So according to condition 288x is equal to 6,666,600. So डिवाइड 4 बार 600 डिवाइडेड बाई 288 करके आ रहा है 2314। अगर हम यूनिट्स का मान के करें तो ठीक है, तो देयरफॉर सेल्स ऑफ एक्स, ब्रेक इवन सेल्स ऑफ एक्स इंटू कर देंगे हम 7 से, तो ये आ रहा है 16,202। वाई का आ रहा है 6944 यूनिट्स। अब इसी को रुपीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखो आंसर क्या आ रहा है, वही है ना, 16,202 और 6944। अब रुपीज़ में अगर हम जाएंगे तो 40 और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से, ध्यान रहे कंट्रीब्यूशन से नहीं। 16,202 इंटू 40 करने से आ रहा है 648,080। 6944 इंटू 50 करने से आ रहा है 347,200। हुआ। ओवरऑल भी आप कर सकते हो, टोटल 995,280 23146 हो गया। नेक्स्ट आ रहा है इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आ जाओ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड सप्लाइज स्पेयर पार्ट्स टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
The following are the cost and other information for the production of the two different spare parts A and B. So we have part A and we have part B. So we have per unit में alloy usage 1.6 kg, machine time of machine P is 0.6 hours, machine Q is 0.5 hours, target price is given, hours available for two machines are given. दो मशीन से दो पार्ट बन रहा है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है. उसके बाद alloy अवेलेबल है 13,000 kgs. तीन तरह का रिसोर्स है, आवर्स ऑफ पी, आवर्स ऑफ क्यू और एक है alloy अवेलेबल. फिर वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर है, मशीन पी और मशीन क्यू का रेट दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन एट द ऑफर्ड प्राइस. सो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, टू प्रोडक्ट्स आर देयर, ठीक है, एंड आउट ऑफ दैट आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई करो किस स्पेयर पार्ट को हम बनाएंगे जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. तो ऊपर में क्या लिखा होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एक्स लिमिटेड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसमें से कोई एक ही बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा. तो ए बनाए कि बी बनाए, दिस इज़ द क्वेश्चन, जिससे हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. तो इसको करने का तरीका क्या है, पार्ट वन में जैसे अगर हम पार्ट ए पे फोकस करें तो कितना बनेगा, पार्ट बी पे फोकस करें तो कितना बनेगा. जैसे मशीन के एंगल से पहले सोचें, मशीन पी के पास अगर हम जाएं तो अवेलेबल अपने पास कितना आवर्स है, 4000. तो पहले सारा सोचो पार्ट ए को ही दे दो, सोचो सिर्फ पार्ट ए बनाते हैं, ठीक है. सर इसको ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप, सिर्फ पार्ट ए बनाते हैं, आप वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकाल लीजिए. नॉर्मली जब ऐसे रिसोर्स लिमिटेड होता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर से अपने जजमेंट लेते हैं ना. हाँ, वो करते हैं जब एक ही की फैक्टर होता है. इस सम का खूबी क्या है, देयर आर 3 की फैक्टर्स बट प्रोडक्ट इज ओनली वन, यू हैव टू मेक ओनली वन प्रोडक्ट टू बी मेड प्रोड्यूस. अगर उल्टा होता ना, 3 प्रोडक्ट होता और एक की फैक्टर होता तो रैंकिंग करते कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के बेस पे, जिसका रैंक हाईएस्ट आता उसको बनाते. बट यहाँ उल्टा है, 3 की फैक्टर्स एंड 1 प्रोडक्ट. तो इसलिए आप रैंक करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकल जाएगा, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर में पी का निकाले कि क्यू का निकाले कि एलॉय का निकाले, तो तीनों से अलग अलग आंसर आ सकता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए इसका तरीका क्या है कि ऐसा मानते हैं कि मशीन पी का जितना समय है पार्ट ए को दे दो. तो पार्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए 0.6 आवर्स लगता है मशीन पी में. तो 0.6 आवर्स करके अगर हम 4000 आवर उसको ही दे दे रहे हैं तो कितना यूनिट बन जाएगा, 4000 बाई 0.6 करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 6667 यूनिट्स, राउंड ऑफ कर दिया. क्यू का कितना आवर्स है, क्यू का आवर्स कितना है, 4.5. तो ये 4500 आवर्स भी आप पूरा का पूरा पार्ट ए को ही दे दो, 4500 बाई 0.5, 4500 बाई 0.5 करेंगे तो 9000. ये बोल रहे हैं 9000 बना लो, ठीक है, ये 0.5 दे दिया. अब एलॉय भी 13000 है. एलॉय यूसेज एक यूनिट में 1.6 kg का होता है. तो एलॉय में 13000 है, तो 13000 बाई 1.6 आप दे दो इसको, तो यूनिट्स कितना बनेगा, 8125 आ रहा है. तो इन तीनों को अगर हम ठीक से ऑब्ज़र्व करें तो अल्टीमेटली हम बना कितना पाएंगे, पॉसिबल प्रोडक्शन कितना है. तो इसको ऐसे सोचते, देखो मशीन पी बोल रहा है 6667 बनाओ, मशीन क्यू बोल रहा है 9000 बनाओ, और एलॉय बोल रहा है 8125 बनाओ. तो तीनों अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है. बनेगा वही जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है 6667, वही बन सकता है. नॉर्मल रूल होता है लीस्ट ऑफ ऑल, हम लोग इसको फाइनल में पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ बॉटल नेक बोलकर.
तो बॉटल नेक मतलब वो रिसोर्स होता है जो सबसे कम बना सकता है। मतलब 6667 के लिए आपके पास मशीन पी भी है, 6667 के लिए आपके पास क्यू भी है, और आपके पास एलॉय भी है। तो हाँ, थोड़ा सा क्यू का और एलॉय वेस्ट होगा 6667 बनाएंगे, बट अगर आप बोलेंगे हम 8125 बनाएंगे तो एलॉय तो मिल जाएगा, मशीन क्यू का टाइम तो मिल जाएगा, बट 8125 यहाँ पे अटक जाएगा ना। तो प्रोडक्ट को तो मशीन पी से भी बनाना है, क्यू से भी बनाना है, और फिर एलॉय भी यूज़ करना है। अगर आप बोलेंगे हम 9000 बनाएंगे तो फर्स्ट वाला से तो बनेगा ही नहीं 9000, इतना टाइम ही नहीं है। 9000 के लिए टाइम चाहिए, 9000 इंटू 0.6 करेंगे 5400, अपने पास 4000 घंटा ही है। तो रूल क्या है, लीस्ट ऑफ ऑल ही बनाना है। अब इसी से आपको पता लगाना है कि इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस आपको बताया हुआ है पी का, सेलिंग प्राइस इज टारगेट प्राइस विच इज़ 145। यहाँ पे 145 है, यहाँ पे 115 है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में एलॉय का कॉस्ट है, एलॉय का रेट है 12.5 करके, एलॉय इज एट द रेट 12.5। सो 12.5 करके आ रहा है, 12.5 इंटू 1.6 20। एलॉय के बाद मशीन टाइम, मशीन पी है यहाँ पर, मशीन पी का आपको सीधा दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड विच इज़ एट द रेट 80 रुपीज़ पर आवर। सो मशीन पी का एट द रेट 80 रुपीज़ पर आवर अगर हम करेंगे तो यहाँ 0.6 था 48। फिर मशीन क्यू का करना है, उसका रेट दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है एट द रेट 100। एट द रेट 100 पर आवर करेंगे तो उसमें टाइम कितना लगता है 0.5, तो 0.5 के हिसाब से 50। सो इससे पता चल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रहा है, और तो कुछ मुझे खर्चा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रहा है 27। इसी तरह से अब आपको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना आ जाएगा यहाँ से 27 इंटू 6667 विच इज़ कमिंग 1,80,000 अप्रॉक्स। तो अब इसी के तरह से आपको सेकंड वाला करना है, पार्ट बी। आप वीडियो पॉज करें और अपने आप ट्राई करें कि पार्ट बी में कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। अब सोचो पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ऐसे सोचो कि पार्ट बी में अगर हम सारा चीज़ डाल दें, सारा का सारा पार्ट बी को दे दे तो क्या हो जाएगा। तो 4000 बाई 0.25, ये आ रहा है 16,000। फिर यहाँ पे है 0.55 यानी 4,500 बाई 0.55, 4,500 बाई 0.55 कर रहे तो ये आ रहा है 8182, और 13,000 बाई एलॉय कितना लगेगा, वो 1.6 ही है। तेरह हज़ार बाई 1.6, वो 8125 ही आएगा। तो तीनों में जो लोवेस्ट है वो 8125 है, अभी वही बन सकता है। ठीक है, लोवेस्ट क्यों, क्योंकि वो उसके लिए सारा चीज़ अवेलेबल है। जब तक सारा अवेलेबल नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब कॉस्टिंग करो, एलॉय का सेम ही रहेगा 20, 80 के हिसाब से 0.25 का आ रहा है 20, 100 के हिसाब से 0.55 का आ रहा है 55, 115 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 55 करके 20। सो 20 इंटू 8125 करके आ रहा है 162,500। ठीक है, so based on this you can say that this is best, therefore you can say 6667 units of part A should be produced.
हो गया। यहाँ पे वो राउंडिंग ऑफ के कारण इन लोगों का 18 रुपये कम आ रहा है, बट पार्ट ए इज़ द आंसर। अब इसमें हाँ, ये एक डाउट बोला जा सकता है कि सर 667 लेंगे कि 4/6 लेंगे। 4000 बाई 0.6 करने से 66.66 आ रहा है, ठीक है। तो कई लोग इस पे लड़ते हैं कि सर अगर आप 6667 करेंगे इंटू 0.6 करने से तो 4000.2 आवर्स आ रहा है, अपने पास तो 4000 आवर ही है। 6667 इंटू 0.6 करने से 4000.2 आ रहा है, तो 4000.2 आवर्स तो नहीं है, 4000 ही है, तो 0.2 आवर्स नहीं है, तो आप कैसे उसका यूनिट्स ले सकते हैं। लड़ने के लिए आप लड़ सकते हैं मेरे से, ठीक है। ये 666 के बाद 6 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, हालांकि इंस्टीट्यूट भी वही किया हुआ है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत है। तो उस समय 179,982 आएगा। कर लो, क्या दिक्कत है। इंस्टीट्यूट जो किया वही करो। मेरे नज़र में कोई 6667 भी किया तो मार्क्स मिलना चाहिए, बट भरोसा नहीं है ना इंस्टीट्यूट का, क्यों रिस्क लेना है। नेक्स्ट पार्ट 2 में आ जाओ। इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर 60 रुपीज पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव। स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाइड अबव है पार्ट ए, तो पार्ट ए से टोटल कंट्रीब्यूशन फिर से निकालने बोल रहा है, और बोल रहा है कि आप मानो टारगेट प्राइस आपका 10% से कम हो गया, यानी प्राइस 10% से कम करो। और ये क्या बोल रहा है, 60 रुपीज़ पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आवर। आप देखिए, हमने इसका समय को यूटिलाइज करते हुए अपना प्रोडक्शन डिसाइड किया। मशीन क्यू का तो कैपेसिटी और ज़्यादा था बनाने का ना, 9000 बना सकता था, बट हम उससे 666 ही बनवा रहे हैं। तो इसका मतलब मशीन क्यू का हम लोग पूरा कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है आप उसको भाड़ा लगा दीजिए। ये ऑफर 60 पर आवर मतलब ये रेंट पे दे देंगे, रेंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा नेट इनकम क्या होगा वो आपको बताना है सेकंड पार्ट में। तो बस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो और क्या। सो सेकंड पार्ट में अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो बोल रहा है क्या होगा, 10% से कम कर दो, तो 145 माइनस 10% कर देंगे, ऐसे बोल दो। सेल्स से चलते हैं, 145 का 90% इंटू 4/6, तो ये आ रहा है 869,913 लेस वेरिएबल कॉस्ट में एलॉय का कॉस्ट पर यूनिट था 20, तो 20 इंटू 4/6, फिर मशीन पी उसका कॉस्ट था 48 इंटू 4/6, फिर मशीन क्यू उसका कॉस्ट था 50 इंटू 4/6, ठीक है। इसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन में आप ऐड करेंगे रेंटल इनकम। अनयूटिलाइज कैपेसिटी कितना है, जैसे अनयूटिलाइज कैपेसिटी मशीन पी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो लोअर वैल्यू था उसी को यूज़ करके तो हमने प्रोडक्शन किया। क्यू में होगा, तो क्यू में 666 4/6 यानी 6666 बनाने के लिए इंटू 0.5 करके 3333 आवर्स लग रहा है, अपने पास अवेलेबल है 4.5, तो अनयूटिलाइज रह गया
4,500 माइनस 6666 इंटू 0.5, तो उसका मशीन क्यू का है ये। रेट क्या मिल रहा है हम लोगों को एट द रेट 60 पर आवर, ठीक है, एट द रेट 60 पर आवर। सो दिस इज एट द रेट 60 पर आवर। तो 1167 इंटू 60 करने से इनकम आ रहा है 70020। फिर फिक्स कॉस्ट तो है ही हमारा। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट छोड़ दीजिए। तो ये आपका नेट इनकम आ जाएगा, नेट कंट्रीब्यूशन। देखिए कितना आ रहा है, 133,320। 319,968, 333,300, 83,325, 153,345। हियर यू गो। इसमें एक चीज़ खाली समझने का है, ये पार्ट ए से ही आ रहा है सारा, ठीक है, क्योंकि पार्ट ए के लिए करना है, क्वेश्चन में बोला था। इसमें एक चीज़ समझने का होता है, जैसे ये ऑफर 60 पर आवर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन पर आवर है ना, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम अपना जगह को भाड़ा पे लगाएंगे तो उस मशीन को चलाने का जो कॉस्ट होगा, वेरिएबल ओवरहेड होगा, वो कौन बियर करेगा? जैसे उस मशीन को चलाने का कॉस्ट है 100 रुपया पर आवर, तो उसको कौन बियर करेगा? तो इसका जवाब है कि शायद वो कॉस्ट हम लोग, जो कस्टमर हम लोग से भाड़ा पे ले रहा है, उसके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं 60 रुपये पे भाड़ा पे दे रहा हूँ और फिर उसको चलाने का 100 रुपया कॉस्ट मेरा ही होगा रोका, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। 60 रुपया पे ऑफ़र कर रहे हो और 100 रुपया खर्चा लगा रहे हो। तो आप ऐसा समझ सकते हो, क्या तो ये नेट है, 60 पूरा नेट है, क्या तो वो हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो 100 है दैट विल बी बोर्न बाय द कस्टमर हु इज़ टेकिंग ऑन हायर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, 2 ही पार्ट था इसमें। आइए इलस्ट्रेशन 17 में चलें। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ आरजे लिमिटेड works out to 12.5% of capital employed and the relevant figures are as under। 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी इनका प्रॉफिट होता है। सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है और कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख मालूम है तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू 50,000। %12.5% ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू क्या बोलोगे? 50,000। सो अगर प्रॉफिट आपका 50,000 है तो हिसाब से सेल्स मेरे को 5 लाख मालूम है, तो टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हो। सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तो ये आ रहा है 4,50,000। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2.5 लाख, 3.5 लाख और ये आ रहा है 390। सो ये 3 आपका खर्चा है, ठीक है। ये तीनों मिला के वेरिएबल कॉस्ट हुए। तो इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें 390, तो 60,000 अभी भी बच जा रहा है,
वो ज़रूर फिक्स कॉस्ट रहा होगा। इस सम का हिडन ट्रिक यही था एक तो। नोट नंबर 1 में आपको पूरा ये समझना पड़ेगा कि इस सम का हिडन ट्रिक है ये फिक्स कॉस्ट खोज के निकालना। समझ में आ रहा है? 5 लाख सेल्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 4 लाख है तो प्रॉफिट 50 जा रहा है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ गया। ठीक है। The new sales manager who has joined the company recently estimates for next year a profit of about 23% on capital employed. Provided the volume of sales is increased by 10% and simultaneously there is an increase in selling price of 4%. Volume of sales is increased by 10% and simultaneously there is an increase in selling price of 4%. And an overall reduction in all the elements of cost by 2%. तो सेल्स मैनेजर आके नया बोल रहा है कि क्या 12.5 कमा रहे हो, मेरा बात मानो 23 हो जाएगा। तो कैसे होगा? मतलब 10% से वॉल्यूम बढ़ाना है और सेलिंग प्राइस 4% से बढ़ाना है, ओवरऑल कॉस्ट 2% से घटाना है। मतलब मन से कुछ भी, प्राइस बढ़ाओगे और वॉल्यूम भी बढ़ाना है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन 2% से करना है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। तो सेल्स मैनेजर जो बोल रहा है उसको माने कि नहीं माने, यही इवैल्यूएट करके दिखाना है। ठीक है, तो नोट 1 में आपको फिक्स कॉस्ट पता कर लेना है। अब बस सेल्स मैनेजर जो बोल रहा है वो सच में प्रूव हो रहा है कि नहीं, वो अपने को चेक करना है। तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बना रहा हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर सेल्स मैनेजर। तो करंट में हमारा सेल्स कितना है आप देखिए 5 लाख है। तो ये क्या बोल रहा है, 5 लाख का सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा 10% से और प्राइस बढ़ेगा 4% से। तो नया सेल्स फिगर क्या आ जाएगा पता है? जो भी सेल्स फिगर है 5 लाख उसको 10% से बढ़ाओ 110 और फिर प्राइस का इफेक्ट से 104% ले जाओ। तो 5 लाख 110% इंटू 104% 572 लेस। फिर क्या बोल रहे हैं देखो, एक एक करके करो। वेरिएबल कॉस्ट में तीनों मिला के अगर हम करें तो 390 है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर आप तीनों मिला के करें, शॉर्टकट मारा हूँ मैं एक बार, तो 390 है। तो 390 भी वॉल्यूम बढ़ने के कारण 10% से बढ़ेगा, बट कॉस्ट में बोल रहा है 2% से कॉस्ट रिड्यूस करना है, तो इंटू 98% करना है। तो 390 इंटू 110% इंटू 98% करने से आ रहा है 420। ठीक है, एक शॉर्टकट लगाया 390 इंटू 110% इंटू 2% कम कर दिया 98 माइनस करे 572 से, तो ये आ रहा है 151,580 कंट्रीब्यूशन। अब लेस फिक्स कॉस्ट, पहले का अगर हम वर्किंग नोट 1 नहीं करते ना तो आपको फिक्स कॉस्ट का आइडिया ही नहीं लगता, क्वेश्चन में तो चला के फिक्स कॉस्ट दिया हुआ ही नहीं। तो वर्किंग नोट 1 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था और यही इसका ट्रिक था। तो फिक्स कॉस्ट है 60,000, जिसको अगेन बोल रहे हैं लोग 2% से कम करो। ऑल एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ, 60,000 इंटू 98%, 58,800 आ रहा है। फिक्स कॉस्ट में वॉल्यूम का असर नहीं आएगा, माइनस करके आ रहा है 92,780। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4 लाख, 23.2%, 0.195 आ रहा है। सो दिस मीन्स दैट आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, सेल्स मैनेजर बोल रहा था 23, हम लोग का तो 23.2 आ रहा है। तो अगर ये एग्जीक्यूट हो सकता है तो वायबल है। तो आप क्या बोलोगे कि द प्रपोजल कैन बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज इट इज़ मोर देन 23%। सिंस इट इज़ मोर देन 23%, एक्सेप्ट कर लो। सेल्स मैनेजर जो बोल रहा है वो एक्सेप्टेबल है,
हाँ, करके दिखाना पड़ेगा, अलग बात है। ये देखो आंसर क्या लिखा हुआ है। सिंस द प्रॉफिट ऑफ 92,780 इज मोर देन 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। प्रपोजल अडॉप्ट कर सकते हैं, अब करके दिखाना पड़ेगा साबित अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर सो यहाँ पे 50% और 100% पे आपको डिटेल्स दिया हुआ है। 100% पे 800 यूनिट आप बनाते हैं, उसका सेल्स 16 लाख होता है, तो सेलिंग प्राइस रेट पर यूनिट आप निकाल सकते हो। रेट पर यूनिट आ रहा है 16 लाख बाई 800 करके 2000। वेरिएबल का रेट भी निकाल सकते हो, 640 बाई 800 करके आ रहा है 800। फिक्स का रेट नहीं निकालते हैं, वेरिएबल का रेट निकाल लिया 400, फिर फिक्स का नहीं निकाला। निकालना भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाला। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज़ 800 यूनिट्स। पूरा साल में आपका ये बजटेड आउटपुट रहता है। फिक्स कॉस्ट आर इवनली इनकर्ड थ्रू आउट द ईयर। मतलब फिक्स कॉस्ट अगर आपको हाफ ईयरली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, तो इवन है, मतलब आप डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 कर सकते हो। एंड एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर सेम एज बजटेड। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आर सेम एज बजटेड। यहाँ पर एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये सारा का सारा फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू फॉर 1 ईयर पीरियड नाम से जो 50% 100% लग रहा है ना, तो ये सब बजटेड डिटेल्स है। तो एक्चुअल में फिक्स कॉस्ट बोल रहा है सेम है। नाउ इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड एंड 160 वेयर सोल्ड। ये फर्स्ट क्वार्टर का आपको वर्किंग दिया हुआ है, कितना बनाया और इतना बेचा। करना क्या बोल रहा है, कंप्यूट द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड इफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज्ड। एब्जॉर्ब मतलब ये सारा जो वर्किंग होगा फॉर फर्स्ट क्वार्टर होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का ही डिटेल्स दिया हुआ है 220 यूनिट्स, ऊपर में तो बजटेड है। तो एब्जॉर्ब के लिए एक्चुअल डिटेल्स लगता है। तो एक्चुअल डिटेल आपका फर्स्ट क्वार्टर का ही दिया हुआ है। सो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब, उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट लगेगा। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है, जो बजटेड अमाउंट है डिवाइडेड बाई बजटेड आउटपुट। तो एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है 1,60,000 डिवाइडेड बाई 800। तो हम ये बोलेंगे एब्जॉर्प्शन रेट अगर पहले मैं निकालूं तो होगा बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई बजटेड आउटपुट इज इक्वल टू 2000 आ रहा है, नहीं 200 आ रहा है, 200। सो देयरफॉर एब्जॉर्ब कितना होगा, 200 इंटू 220, 200 इंटू 220 करके 44,000। नेक्स्ट कैलकुलेट करो अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो अंडर ओवर रिकवरी के लिए एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो आ चुका है, फिर एक्चुअल अमाउंट से कंपेयर करना पड़ता है। एक्चुअल फॉर फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे सब कुछ फर्स्ट क्वार्टर के लिए करना है, यही बस एक ट्रिक ध्यान में रह जाए तो काम हो जाएगा। एक्चुअल फॉर फर्स्ट क्वार्टर विल बी एक्चुअल अमाउंट जो भी है इनटू आपको 1/4 करना है। तो बजटेड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट क्वेश्चन में बोला था सेम है, तो वो अगर 160 बजटेड है तो वही एक्चुअल है, इंटू 1/4 करने से आ रहा है 40,000। और इन दोनों को कंपेयर करके आ रहा है आपका ओवर एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे 4,000 का। ठीक है, फिर पूछ रहा है प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उसके लिए पूरा स्टेटमेंट बनेगा आपका। ओके, तो बना देते हैं, आपको सिखा देते हैं वापस से। ये सब क्लास में कराया हुआ है बट फिर भी करा देते हैं। पार्ट सी और डी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। सो पहले मटेरियल लेबर आता है, बट उसके जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। मटेरियल लेबर बोल के नहीं दिया हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट बोल के दिया हुआ। उसका वेरिएबल का रेट है 800 रुपये करके। तो आपने जितना यूनिट्स बनाया उसका कॉस्ट लेंगे, 800 इंटू 220, 176 आ रहा है।
फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यही है ना, मेन फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होता है कॉस्ट में। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जब आप लेंगे तो वो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट लेंगे, जो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 44,000, इसको ऐड करके आ रहा है 220, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $220 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर लेस करना चाहिए आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स में 220 और 160 का डिफरेंस में 60, तो 60 इंटू 220 डिवाइडेड बाई अगर हम करें तो ये 2,20,000 अपना 220 यूनिट्स का ही कॉस्ट है। तो डिवाइडेड बाई 220 इंटू 60 करेंगे तो यहाँ पे रेट आ रहा है 1,000 रुपया। 220 बाई 2,20,000 बाई 220 करने से तो कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे क्लोजिंग फिनिश पर 60,000। ये माइनस करके आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा 160, ये 160 यूनिट्स का है। अब इसमें आपको ऐड करना है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वो दिया हुआ है 400 रुपये करके, तो और वो लगेगा यूनिट सोल्ड पे 400 इंटू 160, 64,000। फिर आएगा फिक्स सेलिंग कॉस्ट। फिक्स सेलिंग कॉस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 240 विच इज़ फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। आपका 1 ईयर पीरियड का दिया हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर का आपको लेना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल एक्सपेंस लेना है फॉर फर्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड अमाउंट नहीं लगाते हैं। नॉर्मली हम लोग एब्जॉर्ब जो करना होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही कर लेते हैं। अगर इस पे भी एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर इसका भी अंडर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या सेंस है? अब एक्चुअल अमाउंट आप बजटेड से क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन में बोला एक्चुअल और बजट सेम है, तो ये आ रहा है 60,000। टोटल कॉस्ट आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 124 ऐड हुआ तो 284। इसके बाद आएगा सेल्स। सेल्स इज एट द रेट 2,000 इंटू 160 320। सो रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट 36। ठीक है, प्रॉफिट इज कमिंग 36। अब नॉर्मली अगर कॉम्प्लेक्स सम होना होगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का ब्रेकअप आ जाएगा, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है। उससे ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स होना होगा तो एक्चुअल और बजट फिगर्स को अलग अलग दे देगा। यहाँ पे जो एक्चुअल फिगर है वो बजट से ही आया ना। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में उल्टा चलेंगे। सेल्स पहले आएगा 320 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना है पहले। उसके लिए वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ उठाओगे। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपका है 176। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 176। अब इसी में क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए। तो 176 का रेट है 800 करके, तो 800 इंटू 60 48,000 128 आ रहा है। तो 120 और 128 अभी इनर कॉलम में रखते हैं क्योंकि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी लेना है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट
64 ही रहेगा, वो 160 यूनिट्स का आएगा। ये 160 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसमें वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऐड करेंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स अब आ गया विच इज़ कमिंग 192, और 320 को लेंगे तो ये आ रहा है 128। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट का एक्चुअल अमाउंट लेना है। प्रोडक्शन कॉस्ट का एक्चुअल अमाउंट हम लोग उधर यूज़ किए थे ओवर एब्जॉर्ब निकालते समय, जो था 40,000, ऊपर से देख लिया 40,000, और सेलिंग का भी एक्चुअल निकाला था वो है 60,000, दोनों को ऐड करके आ गया 1,00,000, और ये आ गया प्रॉफिट 28,000। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। एक और क्वेश्चन बन सकता था जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो है रिकॉन्साइल करो दोनों का प्रॉफिट को। तो रिकॉन्सिलेशन यदि करने जाएंगे ना, तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का डिफरेंस है। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस बोला जाता। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 36,000 है, उसमें एक लेस क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए ओवर वैल्यू हो रखा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और कितना से है 60,000, और 48,000 को कंपेयर करिए 12,000 से, तो उसको अगर आप घटा देंगे हाँ, तो एक चीज़ मुझे ऐड करना मेरा छूट गया, अभी याद आया मुझे। ओवर एब्जॉर्प्शन जो यहाँ पे था ना 4,000 का, इसका दो ट्रीटमेंट होता है। देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन को क्या तो आप प्रॉफिट में भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे रिकॉन्सिलेशन चैप्टर जब आपको पढ़ाते थे तो उधर बोलते थे कैरी फॉरवर्ड करो और उसको रिकॉन्सिलेशन में दिखाओ। तो अगर आप रिकॉन्सिलेशन में दिखाओगे तो यहाँ पे आपको 4,000 ओवर एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। दो तरह से होता है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पहले 36,000 में से 12,000 गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस क्यों हुआ? जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो यहाँ पे 60,000 से बढ़ाया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 48,000 से बढ़ाया हुआ है। अगर हम एब्जॉर्प्शन को मार्जिनल जैसा बना रहे हैं तो उसका जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है उसको घटाना पड़ेगा, तो लेस किया। अच्छा, अब ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हम लोगों का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड ज़्यादा दिखा दिया। हम ओवर एब्जॉर्ब हो गया मतलब खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया मतलब प्रॉफिट ज़्यादा घट गया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया। ओवर एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, यानी कि ये वाला जो होता है ना एब्जॉर्ब्ड अमाउंट 44, ये ज़्यादा है 4,000 से, तो 44 खर्चा दिखाया तो 44 से प्रॉफिट घट गया। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में 40 दिखाया हुआ, आपको ध्यान होकर एक्चुअल अमाउंट ही दिखाते हैं, तो दोनों को मिलाने के लिए मेरे को एब्जॉर्प्शन में इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड अगर ओवर एब्जॉर्प्शन कर देता हूँ 4,000, तो देखिए 36 प्लस 4 40 माइनस 12 करके 28 आ रहा है। अच्छा, जब हम लोग क्लास में किए थे इस चीज़ को, हम जब अपने क्लास में किए थे तो मैं नॉर्मली यहाँ पर ही ओवर एब्जॉर्प्शन भी आपको एडजस्ट करवा देता था। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर प्रॉफिट में ओवर एब्जॉर्प्शन को ऐड कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर जाते तो यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन को माइनस किया जाता है। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे माइनस करोगे तो नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका 280 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर अगर सेल्स 320 का है तो प्रॉफिट 40,000 आएगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट में ही ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्टेड है तो यहाँ पे 40,000 जब दिखाओगे तो फिर ये ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाओगे। ठीक है, क्या तो प्रॉफिट में एडजस्ट कर लो तो रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएगा। अगर आप प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं कर दो तो रिकॉन्सिलेशन में दिखाना पड़ता है। इंस्टीट्यूट कैसे किया हो देख लो आप, इंस्टीट्यूट यहीं पे एडजस्ट कर दिया है, ये देखिए। तो जैसे इंस्टीट्यूट किया वैसे ही करिए। मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सम्स में ओवर एब्जॉर्प्शन ये लोग यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, बट रिकॉन्सिलेशन करते वक्त जब अपने कॉस्ट शीट बनाते हैं उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट नहीं करते हैं और उसको रिकॉन्सिलेशन में ही दिखाते हैं। हुआ? ओके, तो इसके साथ मैंने जितना इलस्ट्रेशंस था वो सारा आपको भी करा दिया। ओके, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बारी है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने तरफ से भी कदम को आगे बढ़ाएं।
थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने से 5-7 सम करिए और फिर मेरा वीडियोस को देखकर आंसर मिलाइए। वो करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर सम आप अपने से करेंगे और राइट हो गया तो सम याद हो जाता है, और याद हो जाता है मतलब आपका उसका लेकर स्पीड एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है। चलो खैर, आज यहीं रुक जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।